डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले की क्लास हमने आपको दी थी, उसमें पार्ट नंबर 1 दिया था चैप्टर नंबर 1 से। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में टोटल 500 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसके प्रत्येक पार्ट को बारी बारी से जरूर देखें और ये आप सबके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ यूपीपीसीएल TG2 की जो एग्जाम देने वाले हैं, बैंक रेलवे, जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां ये पूरा जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास में ज्वाइन हो सकें, ठीक है। और आप अगर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथी जो भी अभी नए आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप सभी को समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब भी कोई नया क्लास, नया वीडियो अपलोड किया जाए, ठीक है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दो भाई, जल्दी से सभी साथी शेयर कर दो एक बार, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो लाइक शेयर कर देना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? डॉट पिच से, रिफ्रेश रेट से, रेजोल्यूशन या ऑल ऑफ दीज से? तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। चलो सभी लोग आंसर करो अपना कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना है ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? अब आपको बताना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, ये आपको आंसर करना है। राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1970 में, ठीक है। 1970 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, पूरा सेशन करना। और मैंने जैसे बोला आपसे पहले ही कि अगर जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप फौरन ही नोट डाउन करते रहें, ठीक है। यहां पर पूछा है कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर कंप्यूट। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है कंप्यूटर की, वो कंप्यूट शब्द से हुई। और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, ठीक है, गणना करना। तो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब है गणना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है निम्न में कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी या ऑल ऑफ दीज? तो कंप्यूटर की इसमें से कौन सी एक विशेषता है, ये आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए कंप्यूटर की जो विशेषता है वो क्या है? एक तो उसकी स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है और स्टोरेज कैपेसिटी भी है। तो यहां पर ऑल ऑफ दीज का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है। बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और अब आपसे यहाँ पे पूछा है ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो जो ड्रोन कैमरा होता है ये किसका एक एग्जाम्पल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक IT गैजेट्स है, एक वेब कैमरा है, या नन ऑफ दीज। तो ड्रोन कैमरा को निम्न में से आप क्या बोलेंगे, किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है, ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IT गैजेट्स। ड्रोन कैमरा एक प्रकार का क्या है, IT गैजेट्स का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है, ध्यान रखना है। भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का, एनालॉग कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर का, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। कौन सा होगा राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सही जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करें भाई, और शेयर भी करते रहें सभी साथी, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में सबसे छोटा कंप्यूटर है। अब आपको आंसर करना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे छोटा कंप्यूटर यहां पर आपको बताना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं तो इस पूरी सीरीज में आपके जो टोटल 9 चैप्टर हैं, उन 9 चैप्टर से हम कम से कम 2 से 3 क्लास कराएंगे आपको, और 2 से 3 क्लास आपको वो क्लास मिलेंगे जहां से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा अगर आप सीरीज फॉलो करेंगे तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। और ये प्रश्न जो अधिकांश है, क्योंकि जो UPPCL का सिलेबस है वो लगभग सेम है, जो ट्रिपल एग्जाम में पहुंचाता है उसी लेवल के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे UPPCL का भी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा कंप्यूटर यहाँ पे है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर है, फिर उससे बड़ा यहाँ पर सुपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। नहीं तो पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे सुपर कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका ये सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों एवं सरकारी विभागों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों एवं सरकारी विभागों में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। ठीक है, तो यहां पे आपको राइट आंसर करना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में और जो सरकारी विभाग हैं उन सभी में अधिकांश मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। अब आपको क्या बताना है, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। तो ट्रू है कि फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम की तुलना में छोटा होता है, ठीक। तो यहां पर पूछा आपसे निम्न में किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो आपको यहां पे बताना है कि किस प्रकार के कंप्यूटरों में डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब करना है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल, ठीक है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो आपका डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। डिजिटल और एनालॉग इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है किसके द्वारा निर्मित किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया। सीडैक के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इंटेल, या इसमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, CDAC के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो CDAC के द्वारा डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अगर आपसे बात करें कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे-1। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा, क्रे-1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ECG, MRI आदि में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ECG और MRI आदि में किस प्रकार के कंप्यूटरों का इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर का होता है, हाइब्रिड का होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ध्यान रखना है ECG MRI यानी कि जो मेडिकल लाइन है उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब निर्मित किया गया। अभी आपसे पूछा था कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, क्रे-1 था। अब पूछा है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, कब निर्मित किया गया, तो आपको यहाँ पे सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब निर्मित किया गया, 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो अब यहां पर ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बात करें अगर पहले भाग की, तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा, आपने अभी बताया था मैंने आपको, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार है। सेकेंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर ये हो जाएगा सेकेंड। और थर्ड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा थर्ड आपका। और फोर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे दिया है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक आपका डिजिटल होता है, दूसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर को आपको यहाँ पे देखें आप 4 भागों में बांटा गया। एक तो आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया, दूसरा आपका मिनी हो गया, तीसरा आपका मेन फ्रेम हो गया और चौथा आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, बट अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएं और यहां पर आपसे पूछते हैं अब प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। अब आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ये था प्रथम जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, तो कई बार आपको हिंदी में मिल जाता है वाल्व तकनीक, ध्यान रखना है। तो वाल्व तकनीक अगर ऐसा मिलता है तो ये होगा वाल्व तकनीक मतलब कि वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ध्यान रखना है। कई बार आपको हिंदी में वाल्व तकनीक भी लिखा हुआ मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें यहाँ पे आप देखेंगे ENIAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसको किसने डेवलप किया था, तो जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली, इन्होंने डेवलप किया था 1946 में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अगर बात करें सेकेंड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप IDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको मॉरिस विकीज ने डेवलप किया था 1949 में। इसके बाद अगर बात करें एडवेक की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जॉन बॉन न्यूमैन ने इसको डेवलप किया था, ये बनाया था 1950 में। ठीक है,
और इसके बाद अगर बात करें यूनिवैक की, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको फिर से जॉन प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉजली ने बनाया था 1951 में। तो ये हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और अब आपसे पूछा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सिंबल पूछे हैं आपसे 0 से 7, 0 से 9, 0 से 9 और ए से एफ, या इसमें से कोई नहीं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन से सिंबल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे आपका, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 0 से 9 और ए से एफ होते हैं। टोटल कितने होते हैं यहाँ पे 16 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका आधार कितना होता है, इसका बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो बेस होता है 16 का, ठीक है। जिसमें 0 से 9 तक के क्या होते हैं, अंक होते हैं। उसके बाद ए से लेकर के एफ तक के क्या होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो टोटल यहाँ पर जो इसके नंबर होते हैं, यानी कि इसका जो आधार होता है वो 16 का होता है। और सिंबल पूछें अगर कौन कौन से होते हैं, तो 0 से 9 और ए से एफ तक के सिंबल इसमें होते हैं। अब आपको बताना है निम्न में कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऐसा कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। स्पीकर है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, या फिर ओसीआर है। चलिए आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, और करेक्ट जवाब यहां पर आपको करना है। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोफोन। पूछा क्या है, कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन जो ध्वनि होता है उसको क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जैसे आप क्या है, किसी भी माइक में जब आप बोलते हैं या कोई आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपकी जो वॉइस होती है वो रिकॉर्ड होती है किसी भी माइक के द्वारा, ठीक है। तो वो माइक का काम क्या होता है, उस आवाज को, उस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन सा रैम का एक प्रकार है। कौन सा रैम का एक प्रकार है। सॉरी यहां पर कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप इन चीजों को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हम उसको यहां पर सही कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर दिया था एक प्रकार, ओके। तो निम्न में कौन सा रैम का एक प्रकार है। अब यहां पे पूछा है एस रैम, डी रैम, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो देखो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखिए दोनों रैम के प्रकार हैं। अगर रैम की बात करें तो रैम भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारा एस रैम होता है जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एक हमारा डी रैम होता है जिसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रैम के ही प्रकार हैं, इसलिए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब पूछा है 21 में आपसे निम्न में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। प्लॉटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्लॉटर्स, ठीक है। प्लॉटर्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी डिजाइन होती है, उनके जो प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर्स के माध्यम से निकाले जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लॉटर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा है फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब आपको बताना क्या है, फोरट्रॉन का फुल फॉर्म बताना है। फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांजिस्टर, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपको सही जवाब करना है फोरट्रॉन का पूरा नाम क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है फोरट्रॉन का फुल फॉर्म। इसे आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे फोरट्रॉन बाय द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोरट्रॉन क्या थी,
वर्ड की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? इट वाज डेवलप्ड एट IBM बाय जॉन बेकस इन 1957। ठीक है, तो फोर्ट्रान जो थी वो विश्व की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और जिसको IBM के द्वारा जॉन बेकस ने डेवलप किया था 1957 में। इसे भी आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? कंप्यूटर के किस पार्ट को आप भौतिक रूप से, आप फिजिकली उसे टच कर सकते हैं? कौन सा होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? भाई लाइक नहीं किया तो सभी साथी लाइक जरूर कर देना। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए ही मेहनत करनी पड़ रही है और आप लाइक शेयर तो कम से कम आपका बनता है। लाइक शेयर तो आप कम से कम करते रहें सभी साथी, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली उसको हम टच कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को टच कर सकते हैं, डेटा को कर सकते हैं, हार्डवेयर को कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं? तो सिंपल सा है ऑप्शन सी, हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। भौतिक रूप से हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है निम्न में 2 गीगाबाइट के बराबर है। अब इसमें से 2 गीगाबाइट यानी कि 2 GB, ठीक है, 2 GB के बराबर कौन है? 2 GB के बराबर है कौन? ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपसे पूछा है 2 गीगाबाइट के कौन बराबर है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखें फटाफट से, क्या होगा आपका सही जवाब। देखते हैं भाई किसका किसका सही जवाब आ जाएगा, किसका किसका सही जवाब आ जाएगा। देखते हैं अभी कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर सही भेज रहा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2048 MB, ठीक है, बराबर होता है 2 गीगाबाइट यानी कि 2 GB के। ध्यान रखना है, ठीक है। 2048 MB किसके बराबर होता है? 2 GB के बराबर होता है, 2 गीगाबाइट के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है? रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है? CPU बनता है, MMU बनता है, ALU बनता है या रजिस्टर बनता है? मीन्स कंट्रोल यूनिट बनता है कि मेमोरी यूनिट बनता है या फिर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनता है या फिर रजिस्टर? तो सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर भेजें फटाफट से, ठीक है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MMU, ठीक है, मैन मेमोरी, ठीक है, मैन मेमोरी यूनिट बनती है। अगर आप बात करें मैन मेमोरी की, तो जो मैन मेमोरी आपकी होती है, तो मैन मेमोरी जो आपकी होती है वो देखिए, मैन मेमोरी जो आपकी होती है वो होती है, एक तो आपका रैम होता है, ठीक है, रैम और रोम मुख्य रूप से आपकी 2 प्रकार की होती है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और एक रोम होता है जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो दोनों से मिलकर क्या बनता है? मैन मेमोरी बनता है। तो यहां पर हो जाएगा MMU आपका करेक्ट आंसर, मैन मेमोरी यूनिट। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है? अगर आप किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है ट्रबल शूटिंग, एरर हैंडलिंग, डिबगिंग या पैचिंग? चलो राइट आंसर आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में 26 का। तो किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है डीबगिंग। ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। अगर किसी भी प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसको हम बग नाम से जानते हैं, ठीक है, और उस बग को दूर करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। तो ध्यान रखना है किसी भी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को हम डीबगिंग कहते हैं। 27 में आपको बताना है स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जो स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है, टूल कहा जाता है, लोगो कहा जाता है या फिर मैप कहा जाता है? तो आपने देखा होगा आपके लैपटॉप स्क्रीन पर जो छोटे छोटे चित्र होते हैं उनको आप किस नाम से जानते हैं? तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, उसको हम आइकॉन नाम से जानते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पे मेरा सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये छोटे छोटे जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब आइकन होते हैं, इनको हम आइकन नाम से जानते हैं। 28 में आपसे पूछा है जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तब रैम में संग्रहित डाटा सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। क्या है ये, सही है या गलत है?
जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तब रैम में संग्रहित डेटा, जो रैम के अंदर डेटा होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये बात करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? चलो देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में और जल्दी से आप लोग आंसर भेजें। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तब जो रैम में संग्रहित डेटा होता है, जो रैम में डेटा स्टोर होता है वो नष्ट हो जाता है, ना कि वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है। तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में कौन सा 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है? 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम कौन सा है? 4 बिट्स को मिलाकर के क्या बन जाता है, ये आपको आंसर करना है। बिट, निबल, बाइट या डिजिट? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? 4 बिट्स के बराबर क्या हो सकता है, या 4 बिट्स के संयोजन का एक नाम दिया गया है, वो नाम कौन सा है? तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबल। 4 बिट्स के संयोजन को कहते हैं निबल, ठीक है। एक निबल हो जाता है, 4 बिट बराबर क्या हो जाता है, एक निबल हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कुछ इकाइयों को यहाँ पर रखा है आपके सामने। आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई एक बाइनरी डिजिट होता है, जिसे हम 0 या 1 से दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे बिट कहते हैं। अब जहां पर 4 बिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक निबल बन जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 बिट बराबर एक निबल, ठीक है। और अगर 8 बिट्स मिल जाते हैं, जहां पर 8 बिट्स होते हैं वहां पर हम एक बाइट कहते हैं, यानी कि वहां पर एक बाइट बन जाता है। तो टोटल जब हमारे 8 बिट मिल जाते हैं तो एक बाइट बन जाता है, और अगर 4 बिट होते हैं तो वहां पर एक निबल बन जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें 1024 बाइट्स अगर आपको मिल जाते हैं, 1024 बाइट्स जहां पर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, 1 KB यानी कि 1 KB कहते हैं, किलोबाइट कहते हैं, ठीक है। और 1024 KB के बराबर होता है 1 MB, यानी कि 1024 KB में कितना होता है, 1 मेगाबाइट होता है। 1024 MB में कितना होता है, 1 GB होता है, 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 GB के अंदर क्या होता है, 1 TB होता है, 1 टेराबाइट होता है। तो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अभी आगे और भी मेमोरी है, हमने सारी मेमोरी इकाइयों को हमने यहाँ पे रख दिया आपके सामने, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं, समझ पाएं, ठीक है। तो पहले इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सारी मेमोरी की यूनिट हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है, ठीक है, ओके। चलो तो यहां पर आप देख सकते हैं 1024 TB। अब 1024 TB बराबर कितना होता है, 1 PB होता है, यानी कि 1 पेटाबाइट होता है। तो जहां पर 1024 TB होता है उसको हम 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट के नाम से भी जानते हैं। और 1024 अगर PB होता है, 1024 PB यानी कि 1024 पेटाबाइट होता है, तो 1 EB उसको बोलते हैं 1 एक्साबाइट, ठीक है, ध्यान रखना है। और 1024 EB यानी कि अगर 1024 एक्साबाइट है तो उसको हम 1 ZB कहते हैं, 1 जेटाबाइट कहते हैं। और 1024 ZB अगर होता है तो 1 बाइबी होता है, यानी कि 1 योटाबाइट होता है, ठीक है। और अगर 1024 योटाबाइट होता है, यानी कि 1024 बाइबी होता है, तो इसको हम 1 ब्रोंटोबाइट कहते हैं। और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर हो जाता है 1 जियोबाइट, जो कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो आप इसको भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहें आसानी से, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी है वो है आपकी जियोबाइट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट मेमोरी है। उम्मीद है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा है कोबॉल निम्न में किस प्रकार की भाषा है, हाई लेवल है, लो लेवल है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है या नन ऑफ दिस। तो कोबॉल निम्न में से किस प्रकार की भाषा है, ये आपको बताना है। कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला आपका हाई लेवल लैंग्वेज। कोबाल क्या है, एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कोबाल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबाल इज प्राइमरीली यूज्ड इन द बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये मुख्य रूप से बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए यूज होती है, जिसमें कंपनीज एंड गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद कोबॉल वाज डिजाइंड इन 1959 बाय कोडासेल।
और कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है उससे उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें किसी भी निर्देश मशीन कोड में बदल कर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो होता है वो अंग्रेजी के अक्षरों में संख्याओं और चिन्हों के आधार पर प्रोग्राम लिखा जाता है। तो प्रोग्रामर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना काफ़ी आसान होता है, जिसमें जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान, पास्कल, ये सभी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो ध्यान रखना है, जो कोबॉल है ये 1959 में डेवलप की गई थी कोडेसिल के द्वारा, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है वो होता है बिजनेस क्षेत्र में, ठीक है। बिजनेस के लिए इसका अधिकांश इस्तेमाल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगले क्लास में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 होगा आपके सामने, ठीक है। तो आप लोग लगातार क्लास करते रहें, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। और ये पूरा सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिर हम आप सभी के लिए मिक्स टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें डबली क्वेश्चन हम आप तक शेयर करेंगे। तो आप लोग पूरा ये सेशन जरूर देखें, और इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी देते रहे। मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.cccbyfish.com पर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिनको दे करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। CCC एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।